वेलकम टू विराट आईएएस एकेडमी। करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में हम आज टॉय म्यूज़ियम से अपनी शुरुआत करते हैं। ये वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा खेलों का एक म्यूज़ियम बन रहा है जो गांधीनगर में बनाने का जिसको प्लानिंग चल रही है। गांधीनगर गुजरात में ये बनाया जाएगा। इसमें 11 लाख जो टॉयज़ हैं, पूरे देश के जो 11 लाख खिलौने हैं उनको शोकेस किया जाएगा। और मेन फोकस जो रहेगा वो इंडिया के जो कल्चरल जो टॉयज़ हैं, जो एंशंट टॉयज़ हैं या जो हैंडमेड टॉयज़ हैं उनके ऊपर रहेगा। गांधीनगर में बनने जा रहे इस दुनिया के सबसे बड़े टॉय म्यूज़ियम में लगभग 1500 करोड़ का बजट बनाया गया है और अगले 3 से 5 सालों में इतनी लागत से यानी 1500 करोड़ की लागत से म्यूज़ियम विकसित किया जाएगा। गांधीनगर में बनने जा रहे इस टॉय म्यूज़ियम की जो नोडल एजेंसी बनाया गया है, यानी जिस एजेंसी को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, ये जो चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी है गांधीनगर की, ये गुजरात गवर्नमेंट का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंडर में काम करती है। तो इसको नोडल एजेंसी बनाया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए और इस यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो ऐसे खिलौनों को विकसित करेगी जो प्राचीन और आधुनिक भारत की परंपराओं और मूल्यों से मेल खाते हों। तो ये सारे बिंदु हैं टॉय म्यूज़ियम से रिलेटेड। नेक्स्ट, 5 आइज़ की हम बात करते हैं। देखो 5 आइज़ क्या है। 5 आइज़ 5 देशों का एक संबोधन है। 5 आइज़ ये देश कौन कौन से हैं? इसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूके है और यूएस है। अभी चर्चा में ये 5 आइज़ इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें जापान को भी शामिल करने की तैयारी चल रही है। 5 आइज़ जो है ये ऐसे देश हैं जिनमें ओपन इकोनॉमी है। ये ओपन इकोनॉमी वाले देशों का एक संगठन है और ये एक इंटेलिजेंस एजेंसियों का इनका संगठन है। 5 आइज़ मतलब एक इंटेलिजेंस अलायंस है, यानी खुफिया एजेंसियों का एक खुफिया एक गठजोड़ है जिसे 5 आइज़ कहा गया है। और जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि ये ओपन इकोनॉमी वाले देश हैं, मतलब मार्केट इकोनॉमी वाले देश हैं। तो ये 5 आइज़ का कॉन्सेप्ट है। इंडिया और चाइना के बीच पिछले साल 2020 में काफ़ी झड़पें हुई और दोनों देशों के संबंध काफ़ी डाउन चले गए। तो काफ़ी ऐसे स्थल थे जो चर्चाओं में रहे। तो कई विवादित चर्चित स्थल रहे, जैसे चुशुल और मोल्डो। ये दोनों ईस्टर्न लद्दाख में है, यानी लद्दाख के ईस्ट में है। जो चुशुल है ये एक ज़िला है लद्दाख का और जो मोल्डो है ये एक बॉर्डर पोस्ट है चाइना के रीजन की। तो यहाँ पर अक्सर आपने देखा भी होगा न्यूज़ में कि इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उनके नेगोशिएशंस होते रहते हैं। इसी तरह बार बार पेंगोंग झील की बात आई, तो पेंगोंग त्सो, स्पेंगुर गैप और रेजांग ला, इसी तरह रेंचिन पहाड़ियों की ब्लैक टॉप है और हेलमेट टॉप है, ये चर्चा में रही। तो इन पहाड़ियों पर भारत ने अपनी मोर्चेबंदी को काफ़ी मजबूत बनाया है, सेनाओं को फॉरवर्ड पोस्ट पर इंडिया ले गया है। ये जो ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप चोटियां हैं ये ईस्ट लद्दाख से 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं और भारत ने अपना ठिकाना यहाँ पर काफ़ी मजबूत बना लिया है। इंडिया काफ़ी एग्रेसिव पोस्चर पर है ताकि चाइना को प्रेशराइज किया जा सके। पेंगोंग त्सो, यानी जो पेंगोंग झील है, ये जो त्सो है इसको स्थानीय भाषा में झील कहते हैं। ये 135 किलोमीटर लंबी एक खारे पानी की झील है और इंडिया का इस रीजन में 45 किलोमीटर की दूरी तक नियंत्रण है, बाकी हिस्से पर चाइना का नियंत्रण है। तो जो पूरी पेंगोंग लेक है इसको फिंगर्स में इस तरह से डिवाइड किया गया है, इस तरीके से, तो इसे कहते हैं फिंगर्स। और इन फिंगर्स को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। 8 भागों में ये फिंगर्स डिवाइडेड हैं। एलएसी के बारे में आप जानती हैं कि एलएसी एक ऐसी लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये इंडिया और चाइना के बीच की एक लाइन है जो सीमा बनाती है दोनों देशों के बीच में। तो एलएसी फिंगर 8 से होकर गुजरती है और इंडिया कहता है कि यही चाइना का यहीं तक सीमा है।
इंडिया इस फिंगर 8 तक यानी पैंगोंग लेक की जो फिंगर्स में बांटा गया है तो उसकी 8 फिंगर तक इंडिया वहाँ तक पैदल ही गश्त करता है। लेकिन भारत का कंट्रोल फिंगर 4 तक ही है, कंट्रोल में नहीं है। दूसरी ओर चाइना बोलता है कि LAC फिंगर 2 से होकर गुजरती है और चाइना इस पर अपना अधिकार जताता है फिंगर 4 तक, और कई बार फिंगर 2 तक भी चाइना आ जाता है। तो लद्दाखी जो लैंग्वेज है उसमें पैंगोंग का मतलब होता है निकटता, नियरनेस, प्रॉक्सिमिटी, और तिब्बती लैंग्वेज में जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया सो का मतलब झील होता है। तो ये जो पैंगोंग लेक है 14,000 फुट से ज़्यादा की ऊंचाई पर है और एक लैंडलॉक्ड ये झील है, कहीं से मिलती नहीं है, बस लॉक्ड है, 135 किलोमीटर लंबी है। कुछ और स्थानों की बात करें इंडिया चाइना के क्लैशेस के बैकग्राउंड में, तो गोगरा और हॉट स्प्रिंग। जो हॉट स्प्रिंग है ये लद्दाख रीजन में एक बॉर्डर फॉरवर्ड पोस्ट है, इंडिया की है। यहाँ पर जो इसका सर्विलांस जो करते हैं, निगरानी जो करते हैं, वो ITBP के जवान करते हैं। और ये पैग चेनानो की जो रिवर वैली है, एक रिवर है उसकी वैली में ये स्थित है। तो यहीं पर एक गर्म झरना भी है। इसी तरह जो एक दर्रा है, एक पास है कोंका, इसके निकट जो LAC है वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये हॉट स्प्रिंग है। ये जो हॉट स्प्रिंग है इसका पहले नाम हुआ करता था कियाम। चाइना के लोग आज भी इसे कियाम नाम से ही पुकारते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो चर्चित रहा है वो है ग्रीन टॉप। तो ग्रीन टॉप से ही चाइना ने अपने सैनिक हटाने से मना किया था 4 अगस्त 2020 को। ये उत्तरी किनारे जो पैंगोंग झील है उसके उत्तरी किनारे से एक चोटी पर एक झाड़ियों से ढका हुआ एक प्लेट्यू है, एक पठार है, और क्योंकि ऊंचाई पर है थोड़ा सा इस तरीके से, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। गालवान वैली का नाम आप बार बार सुन ही रहे होंगे। तो गालवान वैली में ही दोनों देशों के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई और चाइना की जो आर्मी है जिसे PLA कहते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके बीच और इंडियन आर्मी के बीच बहुत ही खतरनाक झड़प हुई है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच ऐसा समझौता है कि गोली नहीं चलाएंगे, यानी राइफल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए जो मुठभेड़ हुई उसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, उसमें चाकुओं का इस्तेमाल किया गया और उसमें धारदार हथियारों से जानलेवा हमले एक दूसरे के ऊपर किए गए। तो ये गालवान घाटी में ही, गालवान वैली में ये वारदात हुई। नेक्स्ट एक और स्थान है जिसका हमने पहले भी चर्चा किया था, दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी जो है ये देपसांग घाटी के अंदर है, और ये दौलत बेग ओल्डी जो है ये विश्व का सबसे बड़ा हवाई पट्टी है जिसे इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप किया है। ये LAC के पास है। हालांकि चाइना ने 1962 में लद्दाख के बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया था और उसने नाम दे दिया आक्साई चीन का, और अभी भी ये आक्साई चीन चाइना के ही कंट्रोल में है। ये जो दौलत बेग ओल्डी है अप्रैल 2013 में इसके निकट PLA ने, यानी जो चाइना की आर्मी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसने डेप्सांग वैली में कुछ टेम्परेरी कैंप बनाए थे। दौलत बेग ओल्डी का नाम सुल्तान सईद खान के नाम पर रखा गया है, जिन्हें पॉपुलरली उस इलाके में, उस क्षेत्र में दौलत बेग कहते थे। और अभी मैंने डिस्कस किया कि ये दुनिया का सबसे ऊंचे अल्टीट्यूड पर बना हुआ एक हवाई अड्डा है और ये 16,614 फीट की ऊंचाई पर बना है। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए कई बार अपने हैवी मालवाहक विमान और फाइटर जेट्स को कई बार यहाँ उतारा है। नेक्स्ट कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि यूपी में इस समय 2 जो एयरपोर्ट हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। एक है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इसका नाम बदलकर अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। जबकि कुशीनगर जो गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, इसको इसलिए विकसित किया जा रहा है क्योंकि ये बुद्धिस्ट सर्कल में आता है और कुशीनगर को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर बनाया जा रहा है। तो 2 इस समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जेवर और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनेगा। नेक्स्ट देखिए, जो इनकम टैक्स से रिलेटेड
जो डिस्प्यूट्स हैं उनको कई पार्टीज़ ने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और 4 लाख से ज़्यादा मैटर कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो कोर्ट कचहरी के झंझट से लोगों को बचाने के लिए और सरकार को जो टैक्सेशन है उसका उचित एक शेयर मिल जाए, इसके लिए केंद्र सरकार एक योजना लेकर आई जिसका नाम है विवाद से विश्वास योजना। इसके तहत 1,20,000 जो यूनिट्स हैं उनके साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने मामलों को रिजॉल्व किया है और 95,000 करोड़ रुपए के ये अमाउंट के ये मैटर्स थे, ये डिस्प्यूट थे। क्योंकि इनकम टैक्स जो आता है वो सीबीडीटी के अंडर में आता है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो ये जो स्कीम है विवाद से विश्वास योजना 17 मार्च 2020 को आरंभ की गई थी, केंद्र सरकार की योजना है और इसका उद्देश्य ही यही है कि लोगों को जो टैक्स से रिलेटेड विवाद हैं, कर से रिलेटेड जो झगड़े हैं, उनसे छुटकारा दिलाया जाए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए, 2 तरह की प्रधानमंत्री आवास योजना इस समय देश में चल रही हैं, एक शहरी और दूसरी ग्रामीण। तो पहले हम प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बारे में पढ़ेंगे। यूपी ने पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना में, इस शहरी आवास योजना में बेस्ट परफॉर्म किया है। पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश ने इस योजना के तहत ये बेस्ट प्रदर्शन का सिलसिला अपना कायम रखा है और यूपी को इसी नाते बेस्ट स्टेट का अवार्ड भी मिला है। दूसरे स्थान पर एमपी रहे हैं और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश राज्य रहा है। जबकि जो बेस्ट अवार्डेड म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो भी उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर नंबर 1 पर रही है। दूसरे स्थान पर जिस म्यूनिसिपैलिटी को रखा गया झुमरी तलैया जो झारखंड में है, और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ की डोगरगढ़ म्यूनिसिपैलिटी रही है। अगर लोकल बॉडीज़ की सीरीज़ में देखें तो लोकल बॉडीज़ की यानी स्थानीय निकाय की श्रेणी में मलिहाबाद जो लखनऊ के पास है नगर पालिका, उसे पहला स्थान मिला है। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, इसका उद्देश्य ये है कि 2022 तक शहरी भारत के जितने भी एलिजिबल लोग हैं जो उस पात्र में आते हैं, जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें आवश्यकता है, उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, अभी इसको 5 साल पूरे हुए हैं 2020 में, लास्ट ईयर। तो इसमें 1,12,00,000 मकानों की मांग अभी तक मिली है। और किस मंत्रालय के अधीन ये स्कीम चल रही है? शहरी कार्य मंत्रालय, जो अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है। दूसरा योजना है इसी सीक्वेंस में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सभी के लिए आवास, रेजिडेंस फॉर ऑल। इसके साथ 20 नवंबर 2016 को इस PMAYG यानी ग्रामीण, इसको रीऑर्गेनाइज्ड किया गया था, इस स्कीम को शुरू किया गया था। इसके तहत टारगेट ये रखा गया था कि 2,95,00,000 यानी 2.95 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। अभी तक 1,10,00,000 मकान बना लिए गए हैं और इसमें 1,46,000 भूमिहीन लाभार्थियों के मकान भी शामिल हैं। ये जो मकान बने हैं इसमें लैंडलेस जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनके मकान भी, यानी जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें भी मकान दिए गए हैं। एक कार्ड है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जिसको लॉन्च किया गया था 28 दिसंबर 2020 में। ये कार्ड क्या है? देखिए, ये कार्ड एक मल्टीपर्पज़ कार्ड है। इस कार्ड को आपके जो डेबिट कार्ड है, जो बैंक का ATM कार्ड जिसे कहते हैं, या जिसे अब रुपे कार्ड से जिसको जोड़ दिया गया है, रुपे कार्ड उस पर है। अब वो वीज़ा नहीं है, वो रुपे है। रुपे इंडिया का अपना पेमेंट सिस्टम है, NPCI का, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। तो इस कार्ड से क्या होगा कि आपकी जितनी भी आपकी बस का ट्रैवल है, जितने भी टोल टैक्सेस हैं, जितने भी पार्किंग का आपकी ड्यूटी है, पेमेंट है, जितना भी आपका रिटेल ख़रीदारी आप करते हैं या मेट्रो से आप जर्नी करते हैं, तो ये कार्ड मल्टीपर्पज़ कार्ड होगा, हर जगह काम करेगा। तो इंटर ऑपरेबल का मतलब ये कार्ड आपके ATM कार्ड से जुड़ जाएगा और आपका पेमेंट वहीं से डिडक्ट होता रहेगा। तो इस स्कीम का नाम है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेक्स्ट एक स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत। देखिए, इस सेहत नामक योजना को 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलकर शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था इस पहल का उस समय, कि जो रूरल इंडिया है, जो ग्रामीण भारत है, वहाँ टेलीमेडिसिन केंद्रों की स्थापना करना है। टेलीमेडिसिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसी सुविधा होती है जिसमें टेलीफोनिक माध्यम से डॉक्टर से परामर्श किया जाता है और ऑनलाइन मेडिसिन उनसे लिखवाई जाती है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस स्कीम का नाम, इस पहल का नाम था सेहत स्कीम। अब 26 दिसंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस सेहत की शुरुआत की। यानी एक सेहत अपोलो हॉस्पिटल
के अलायंस के साथ 2015 में शुरू हुआ था, और एक सेहत प्रोग्राम जो आयुष्मान भारत योजना है उसको शुरू किया गया जम्मू और कश्मीर के लिए, और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अब इसका लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान पार्ट 2, कैच द रेन। देखिए, आप जानते हैं कि इंडिया में वर्षा की कोई कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत तब है कि जो वर्षा का जो पानी है, जो वर्षा का जल है, वो वेस्ट चला जाता है। इसके लिए भारत सरकार की और अनेक राज्य सरकारों की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं ताकि रेन का जो वेस्ट वाटर है उसको टैप किया जा सके, जिसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बारिश के पानी को जहाँ तक हो सकता है उसका संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। तो इसी उद्देश्य के लिए वर्षा के पानी की बर्बादी को रोकने के लिए 21 दिसंबर 2020 को जो राष्ट्रीय जल मिशन है, नेशनल वाटर मिशन, और जल शक्ति मंत्रालय, जो एक नया मंत्रालय भारत सरकार ने सृजित किया है, इन्होंने नेहरू युवा केंद्र के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, इन सब के सहयोग से ये जल शक्ति अभियान 2 की शुरुआत की गई। इसका ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जागरूकता फैलाने का प्रोग्राम है, जिसका नाम है कैच द रेन। रेन कहते हैं वर्षा को और कैच कहते हैं उस पानी को कैच करना। तो इसमें 623 ज़िले कवर किए जाएंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन शामिल किया गया इसमें, उसकी सहायता से ये होगा। और इसके टैग लाइन ही ये रखी गई है कि बारिश के पानी का संरक्षण जहाँ भी संभव हो, जैसे भी संभव हो। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं आप ये देख लीजिए कि इस अभियान का नाम क्या है, तो जल शक्ति अभियान है। और क्या पहल का नाम क्या है, कैच द रेन। ये प्रोग्राम है क्या, जागरूकता अभियान है, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। कौन चला रहा है इसको, जल शक्ति मंत्रालय, नेशनल वाटर मिशन और नेहरू युवा केंद्र और खेल मंत्रालय, इन सब के सहयोग से चल रहा है। नेक्स्ट है राजकोषीय रूढ़िवाद। राजकोषीय रूढ़िवाद पर पहले भी चर्चा हुई थी। तो राजकोषीय रूढ़िवाद देखो है क्या, ये एक ऐसा थॉट है। देखिए, रूढ़िवादी किसे कहते हैं, कंजर्वेटिव को। कंजर्वेटिव क्या होते हैं, जिनकी सोच पुराने टाइप की हो। जैसे पुराने लोग क्या थे, अगर इकोनॉमी के टर्म में देखें तो जो पुराने लोग होते थे वो सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास करते थे, यानी कम खर्च में काम चलाने में विश्वास करते थे। चाहे पुराने टाइप के, चाहे रिच पर्सन्स हों चाहे पुअर पर्सन्स हों, तो सादा जीवन उच्च विचार दर्शन होता था, यानी कम खर्चे में अपने जीवन को चलाना। तो राजकोषीय रूढ़िवाद, अब ये सरकारों के स्तर पर यही बात, पुराने लोगों की बात यहाँ लागू हो जाती है। इसमें क्या है कि सरकार ये चाहती है कि कराधान भी कम रखा जाए, यानी टैक्स भी कम लगाया जाए जनता पर, ताकि जनता पर ज़्यादा बर्डन भी ना हो, और जो खर्च हो वो भी कम किया जाए। तो इसके कहते हैं राजकोषीय रूढ़िवाद, ताकि दबाव जनता पर भी ना हो और दबाव सरकार पर भी ना हो, यानी सरकारी खर्च को संतुलित करने के लिए ये कदम उठाया जाए और कर्ज से बचा जाए। अभी देखें कि भारत सरकार क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा करती है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए और तमाम प्रकार की नई योजनाओं के लिए, तो उसके लिए ऋण लेना होता है। ऋणों का बजट में बहुत बड़ा योगदान है। तो राजकोषीय रूढ़िवाद इन सारी चीज़ों से बचता है। वो यही चाहता है कि जनता के ऊपर बर्डन कम हो, सरकार खर्च कम करे और कर्ज ना लिया जाए, ताकि बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एक चर्चित शब्द है। देखिए, प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म से है। डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू एक ऐसा सिस्टम बना देना जिसमें जो सेवाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका कंजम्पशन, उनकी ख़रीदारी, उनका सेल, सब कुछ मोबाइल के थ्रू हो जाए। बस इसको कहते हैं मोबाइल इकोनॉमी या प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। आप देखें कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या जियो मार्ट, तो ये सब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मोबाइल के थ्रू ही तो सेल परचेजिंग हो रही है। या अगर कोई प्रोड्यूसर या कोई उत्पादक अपना सामान बेचना चाहता है तो वो ऑनलाइन ही इन प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा है। तो एक नया शब्द गढ़ लिया गया है, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। नेक्स्ट है यूनिपोलर ग्लोबलाइजेशन। देखो, 1991 से पहले विश्व दो ताकतों के बीच बटा हुआ था। एक ताकत थी यूएसएसआर यानी रशिया, आज का जो रशिया है, और दूसरी शक्ति थी, महाशक्ति थी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन 91 में क्या हुआ कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, विखंडित हो गया, कई टुकड़ों में बट गया। तो ऐसा कहा जाता है सन 91 से लेकर आज तक कि विश्व में केवल पावर का एक ही पोल बचा, यानी विश्व यूनिपोलर हो गया, अर्थात एक ध्रुवीय विश्व हो गया। पहले दो ध्रुव थे पावर के, एक यूएसएसआर दूसरा अमेरिका, लेकिन अब विश्व एक ध्रुव है, पावर का केवल एक ही पोल है, एक ही खंबा है, और वो है अमेरिका। अब रशिया नहीं है।
तो यूनिपोलर, ये तो पावर के संदर्भ में बात है, लेकिन यहाँ यूनिपोलर के साथ शब्द जोड़ दिया गया ग्लोबलाइजेशन। अब ये इकोनॉमिक शब्द है ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि ऐसा एक बॉर्डरलेस दुनिया, अपने सामान को कोई कहीं भी बनाएगा, कहीं भी बेचेगा, पूरी दुनिया सिमट कर एक शहर बन गई है, इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन। तो अमेरिका के साथ क्या हुआ है कि वेस्टर्न यूरोप, दुनिया की जो इकोनॉमिक हब हैं उसमें वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप के देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, ये सारे देश हैं। तो ये सब अमेरिका के साथ आए हैं। तो अमेरिका की लीडरशिप में ये सब लोग अपने इंटरेस्ट को पूरा करना चाह रहे हैं। तो अब अमेरिका की लीडरशिप में दुनिया पर ये इकोनॉमिकली ये डोमिनेट कर रहा है ये दुनिया को, यानी अमेरिका, और अमेरिका की छत्र छाया में, अमेरिका की छतरी के नीचे कौन है? पश्चिमी यूरोप के देश हैं और जापान है। तो ये इकोनॉमिकली डोमिनेट कर रहे हैं, कोई इनके सामने टिक नहीं पा रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत चाइना, और चाइना के साथ अलायंस बना रखा है ईरान जैसे देशों ने, तो ये चैलेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी इनकी मंजिल बहुत दूर है। तो इसको कहा जा रहा है, जो अमेरिका के नेतृत्व में जो ये आर्थिक रूप से विश्व में जो डोमिनेशन है, जो एक छत्र राज है, इसी को यूनिपोलर ग्लोबलाइजेशन कहा जा रहा है। नेक्स्ट शब्द है इन्फोडेमिक। देखो इन्फोडेमिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इन्फोडेमिक शब्द का पहले आप ओरिजिन देख लें। एक शब्द है इंफॉर्मेशन यानी सूचना, और दूसरा शब्द है एपिडेमिक यानी महामारी। तो यहाँ से बन गया इन्फोडेमिक। तो इन्फोडेमिक देखिए टिपिकली ये एक ऐसा ऐसी सूचनाओं का जाल है, ऐसी सूचनाओं का भंडार है जिसमें सूचनाएं फैलाई जाती हैं, गलत सूचनाएं फैलाई जाती हैं, यानी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। इन्फॉर्मेशन का प्रोपेगेंडा इसलिए फैलाया जाता है ताकि कुछ चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके, एनर्की क्रिएट की जा सके। तो इन्फोडेमिक, जिस तरह मैंने भी डिस्कस किया कि इन्फोडेमिक दो शब्दों से मिलकर बना है, इन्फॉर्मेशन प्लस एपिडेमिक। तो एपिडेमिक कहते हैं आपदा को। तो जिस तरह से बीमारी या आपदा फैलती है, और आपदा बहुत तेज़ी के साथ कोई बीमारी फैलती है, उसी तरह से इन्फॉर्मेशन इसी एपिडेमिक की तरह, इसी आपदा की तरह फैलती है, और इससे अराजकता पैदा करने की कोशिश की जाती है, अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश की जाती है, ताकि चंद लोगों को लाभ हो सके, चंद समूहों को लाभ हो सके। तो जानबूझकर ये गलत सूचनाएं फैलाई जाती हैं। तो इसको कहते हैं इन्फोडेमिक, यानी सूचनाओं की प्रचुरता। नेक्स्ट एक और चर्चित शब्द है सैम्पो जनरेशन। देखिए वर्तमान में जो 21st सेंचुरी है, इस 21st सेंचुरी का जो यूथ है, जो युवा जनसंख्या है, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। डिप्रेशन है एम्बिशंस का, महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, महंगी गाड़ी, महंगा घर, महंगी प्रॉपर्टी, इस तरह की एम्बिशंस आ गई हैं। अब इस तरह के एम्बिशंस पूरी करने के लिए जो जनरेशन है 21st सेंचुरी की यूथ जनरेशन, ये ना तो विवाह करना चाहती है, ना ये अपने कोई प्रेम संबंध बनाना चाहती है, और अगर विवाह कर भी लेती है तो फिर चाइल्ड बियरिंग नहीं करना चाहती, यानी बच्चों को, संतान को जन्म नहीं देना चाहती है। तो इस तरह की जनरेशन है जो इस तरह की सोच रखती है, जो इस तरह का फिलॉसफी रख रही है, उसे सैम्पो जनरेशन कहा जा रहा है। तो जैसे जैसे आप जानते ही हैं कि परिस्थितियों के साथ साथ विचार बदलते चले जाते हैं। तो एक समय था जब इस तरह की चीज़ों को समाज में आवश्यक माना जाता था, लेकिन अभी 21st सेंचुरी का जो अर्बन इंडिया है, या वर्ल्ड में देखें जो पश्चिमी यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप, या जो अमेरिका जैसे कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का कोई वैल्यू रहा नहीं है, इस तरह के रिलेशंस का, इस तरह की फैमिलीज़ का। तो इस तरह की जनरेशन जो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है सैम्पो जनरेशन, और समाजशास्त्री यानी सोशियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो सैम्पो जनरेशन है, इसका दायरा और बड़ा होता चला जाएगा। जैसे जैसे दुनिया में अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे आर्थिक विकास की गति तेज़ होगी, जैसे जैसे विश्व तरक्की की राह पर चलेगा, तो सैम्पो जनरेशन पैदा होती चली जाएगी और सैम्पो जनरेशन बड़ी होती चली जाएगी। तो इसके बहुत सारे सामाजिक निहितार्थ निकलेंगे। कैपिटलिज्म से आप सभी परिचित हैं। कैपिटलिज्म का मतलब होता है चंद व्यक्तियों के हाथों में समस्त व्यापार होना। तो एक कैपिटलिज्म से जुड़ता हुआ शब्द है क्रॉनी कैपिटलिज्म। क्रॉनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है ऐसी सांठगांठ, ऐसा गठजोड़ जिसमें राजनेता और व्यापारी आपस में गठजोड़ बना लेते हैं।
तो राजनेता और व्यापारियों का जो गठजोड़ है जिसे कहा जा रहा है, अच्छा, इस गठजोड़ को कई समाजशास्त्रियों ने नेता बाबू प्लस लाला गठजोड़ भी कहा है। कई सोशियोलॉजिस्ट ने नेता बाबू लाला नेक्सस, नेता का मतलब पॉलिटिशियंस, बाबू का मतलब ब्यूरोक्रेट्स और लाला का मतलब बिजनेसमैन। तो ये किस लिए? ताकि चंद लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके, अपने करीबी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। जैसे भारत में भी आप देखें कि चंद बिजनेसमैन जो कंपनीज़ हैं वो लगातार विस्तार ले रही हैं, उनके मार्केट शेयर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अडानी हैं, अंबानीज़ हैं। तो ये सब काहे का उदाहरण है? ये क्रोनी कैपिटलिज्म का उदाहरण है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या होता है? इनका गठजोड़ होता है और सत्ता में बैठे लोग यानी जो पॉलिटिशियंस हैं वो जानबूझकर ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिनका लाभ चंद चंद बिजनेसमैन्स को पहुँचे और ब्यूरोक्रेट्स उनका साथ देते हैं। डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म, डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब है डेटा पर कंट्रोल करना। तो डेटा ऑथराइजेशन है इसका मतलब बड़ी मात्रा में डेटा कंट्रोल करना, है ना। देखिए इस समय डेटा जो है ये बड़ा ही जादुई शब्द है। आप देखें कि फेसबुक से अरबों लोग जुड़े हैं, यूट्यूब पर आप देखें कि अरबों लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर। तो ये सब डेटा है और इस डेटा का इस्तेमाल बिजनेस के लिए किया जा सकता है। तो इसको जो कंपनीज इस तरह का डेटा रखती हैं, उस पर कंट्रोल रखती हैं या उसका मिसयूज़ करती हैं, तो उसको डिजिटल ऑथॉरिटेरियनिज्म कहकर पुकारा जा रहा है। सिल्वर इकोनॉमी का संबंध उन बुज़ुर्गों से है क्योंकि पूरी दुनिया में बुज़ुर्गों की संख्या, जो ओल्ड एजड हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो ओल्ड एजड लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए बेहतर आवास हों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों, बेहतर जीवन शैली हो, तो इन सबको जब शामिल किया जाता है तो जो सिस्टम बनता है उसे सिल्वर इकोनॉमी कहा जाता है। भारत में भी ऐसा कहा जा रहा है कि फ़िलहाल जो बुज़ुर्गों की संख्या है वो 13.4 करोड़ है और 2050 तक उम्मीद है कि 30 करोड़ तक ओल्ड एजड की संख्या हो जाएगी। एनसीईआरटी स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए एक बैग पॉलिसी लेकर आया है क्योंकि बच्चों की पीठ पर उनकी किताबों के बैग का वज़न लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एनसीईआरटी ने उसके लिए बैग का एक मैक्सिमम सीलिंग तय किया है कि अगर फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे हैं तो इतना केजी से ज़्यादा का बैग नहीं कैरी करेंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए इतना लिमिट रखा गया है, सिक्स्थ सेवन्थ के लिए इतना, एट्थ के लिए इतना। तो इस तरीके से बैग का जो वेट है वो फिक्स किया गया है। इसको कहा गया है नेशनल स्कूल बैग पॉलिसी 2021। तो इसमें ये देख लीजिएगा कि मैक्सिमम वेट क्या है 5 किलोग्राम और मिनिमम क्या है 1.6 किलोग्राम, इस स्कूल बैग पॉलिसी या नीति के तहत। ई संपदा पोर्टल, ई संपदा पोर्टल देखिए क्या है, ये ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए है। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस का मतलब है कि सरकार की समस्त सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होना। जैसे अगर आपको कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि आप ऑनलाइन बना सकते हैं। अगर आपको स्टेट बैंक में कोई अपना अकाउंट खुलाना है तो ऑनलाइन खुला सकते हैं। अगर आपको सरकार से कोई प्रमाण पत्र प्राप्त करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से रजिस्टर करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी अगर आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है तो ये ऑनलाइन फाइल होता है। तो ये सब ई गवर्नेंस के पार्ट हैं। तो जो विभिन्न सेवाएं हैं सरकार की तरफ से दी जाने वाली, रेगुलराइजेशन की, कोई भी प्रमाण पत्र लेना हो, जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट है या जाति सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस है, तो इस तरह की सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन पर ले आकर के एक पोर्टल बनाया गया है और जिसका नाम रखा गया है ई संपदा। ई संपदा तो मोबाइल ऐप पर आधारित ये वेब पोर्टल होगा जिसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सी विजिल। सी विजिल देखिए, सी विजिल का मतलब है, सी कहते हैं समुद्र को और विजिल कहते हैं निगरानी को। तो जो सी विजिल है ये इंडिया के कोस्टल डिफेंस की एक एक्सरसाइज है, यानी भारत का जो तटीय इलाका है उसकी सुरक्षा का एक ये अभ्यास है जिसका नाम है सी विजिल। तो सी विजिल 2021 एक 2 साल में होने वाली एक्सरसाइज है, बाई एनियल एक पैन इंडिया एक्सरसाइज है। ये जनवरी 2019 में
हुई थी, इनॉग्रल हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था, शुरुआत हुआ था इसका। और इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस ड्रिल माना जाता है इसको, भारत की सबसे बड़ी तटीय सुरक्षा अभ्यास माना जाता है। जो 2021 है, ये जो एक्सरसाइज है इसकी इंडिया की 7,516 किलोमीटर लंबी जो तटीय रेखा है उसकी सुरक्षा के लिए, और उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी सुरक्षा के लिए। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी समुद्र के भीतर 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होता है तट से, वो ईईजेड कहलाता है। जो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि प्रत्येक देश के समुद्र से 200 नॉटिकल माइल अंदर तक का जितना इलाका है वो वही देश उसका इस्तेमाल करेगा, उसके संसाधनों का इस्तेमाल वही देश करेगा। तो एक एजेंसी है UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो इस कन्वेंशन के द्वारा ये बात आई है कि ईजेड में, तो जो सी विजिल है वो इस तरह की चीज़ों को पुष्ट करने के लिए है। तो सी विजिल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज एनालिटिका, शब्द बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या है? ये एक ब्रिटिश एडवाइजरी कंपनी है कैम्ब्रिज एनालिटिका। और जो CBI है, CBI ने कहा, इस पर आरोप लगाया कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी पर कि इंडिया के जो फेसबुक यूज़र्स हैं, फेसबुक इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, उनका डेटा इसने चुराया है और इस डेटा का मिसयूज़ ये कंपनी कर सकती है। तो 5,62,000 इंडियंस का डेटा, यानी फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को सब इस्तेमाल करते हैं चैट के लिए, अपने पर्सनल चीज़ों को शेयर करने के लिए। अब आप देखें कि वो भी सेफ़ नहीं है, और कैम्ब्रिज एनालिटिका के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे उन्होंने उसको वहाँ से डेटा को उठा लिया है, चुरा लिया है। तो इसलिए कैम्ब्रिज एनालिटिका चर्चा में रहा। नेक्स्ट देखिए, कुछ किताबें पूछने की परंपरा रही है स्पेशली स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, जैसे UPPCS है, ये हरियाणा सिविल सर्विसेज है, या उत्तराखंड सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ामिनेशन है, ये राजस्थान का एग्ज़ामिनेशन है, मध्य प्रदेश का एग्ज़ामिनेशन है, या बिहार का जो PCS BPSC का पेपर है। तो बुक्स पूछने की परंपरा रहती है स्टेट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं 2020 की जिन्हें आप देख लें, तो इनको तो देखना ही बेहतर होगा। ख़ास तौर से फोकस देखिए, देखना सभी को है, लेकिन फोकस जो इंडियन राइटर्स हैं उन पर रखना। जैसे जो एक्स प्रेसिडेंट रहे इंडिया के, प्रणब मुखर्जी, उन्होंने बुक लिखी द साइलेंट वॉइस ऑफ मिलियंस। इसी तरह बराक ओबामा की बुक काफ़ी चर्चा में रही, जिसमें इन्होंने कई सारे रेवलेशन भी किए कांग्रेस के दौर के। अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम था इस बुक का। इसी तरह प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, जो हिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, जिनकी बुक भी आप पढ़ते हैं, इंडिया आफ्टर गांधी, तो इन्होंने बुक लिखी द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। शशि थारूर जो MP हैं त्रिवेंद्रम से, तिरुवनंतपुरम से, इन्होंने भी बुक लिखा है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। तो इंडियन राइटर्स को आप देख लें स्पेशली। तो रामनाथ कोविंद जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, इन्होंने भी लिखा है। अनुपम खेर की भी बुक आई है, मृदुला सिन्हा की बुक आई है, तो ये बुक्स आप देख लीजिएगा। यशवंत सिन्हा की बुक है, स्मृति ईरानी ने भी बुक लिख डाली है, क्रॉनिकल ऑफ चेन चैम्पियंस। तो ये सब बुक्स के एक लिस्ट है जिसे आप 2-3 बार जस्ट ऐसे ही देख लेंगे, बस ऐसे ही, तो याद रहेगा। इंटरेस्ट लेके देखेंगे तो याद रहेगा आपके। एक मैगज़ीन है फ्रांस की जो वीकली मैगज़ीन है, ये एक सटायर मैगज़ीन है, व्यंग मारने वाली पत्रिका है, और पिछले कई सालों से बहुत चर्चाओं में है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। तो पहले तो चर्चा में इसलिए थी कि इसने इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब पर इसने एक कार्टून बना दिया था जिससे वहाँ पर काफ़ी खून खराब हो गया था फ्रांस में। अक्टूबर 2020 में इस मैगज़ीन ने जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं रेसेप टाइप एर्डोगन, उनका कार्टून बनाया, तो फ्रांस में फिर अशांति आ गई। तो ये मैगज़ीन काफ़ी चर्चा में रही, जिसका नाम है चार्ली हेब्डो, या शार्ली हेब्डो भी कई बार प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट कुछ अवार्ड्स हैं जिन्हें आप देख लें, जैसे राइट लाइवलीहुड अवार्ड है। ये जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है, इसे ऑल्टरनेटिव नोबेल भी कहा जाता है। किसे मिला है? तो एक ईरानियन हैं, एक अमेरिकन हैं, एक निकारागुआ के हैं, एक बेलारूस के हैं, तो 4 लोगों को ये मिला है दिसंबर 2020 में। नसरीन सौतरडे, ब्रायन स्टीवेंसन, लॉटी कनिंगम रेन और एलेक्स बियाल्टेस्की, इनको ये मिला है। नोबेल पुरस्कार 2020, देखिए नोबेल जो है ये तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 2020 का, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है भुखमरी से लड़ने के लिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? 1961 में आया था, सबको खाना मिल जाए इस तरह का ये प्रोग्राम है।
ये फिज़िक्स का है, इसी तरह लिटरेचर का है। लिटरेचर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, नोबेल प्राइज़ वैसे तो सारे ही पढ़ने हैं, लेकिन कुछ पर फोकस रखना है। जैसे एक तो पीस का इंपॉर्टेंट है, पीस वाला। दूसरा लिटरेचर का, एक अमेरिकन पोइटेस हैं लुइस ग्लक, जो बहुत ही शानदार जिनकी वॉइस है, इनकी एकदम पोइटिक वॉइस है, उसके लिए उन्हें मिला है। ये बेसिकली जो लुइस येल हैं, ये इंग्लिश की प्रोफेसर हैं येल यूनिवर्सिटी में, और इनकी जो पोएम्स हैं वो फैमिली के इर्द गिर्द घूमती हैं। इनके कुछ फेमस पोएम्स हैं, डिसेंडिंग फिगर, फर्स्ट बॉर्न, द हाउस ऑफ मार्शलैंड, एट्सेट्रा। एग्ज़ाम होने के बाद आप सुन सकते हैं 10-5 मिनट गूगल पर जा कर के इनको। तो इन्हीं को मिला है लिटरेचर का नोबेल। फिर केमिस्ट्री का मिला है, फिर मेडिसिन का मिला है, इसी तरह इकोनॉमिक्स का भी इम्पोर्टेंट होता है नोबेल। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं पॉल और मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन, इनको दिया गया। और किसके लिए दिया गया? ऑक्शन थ्योरी, नीलामी के सिद्धांत के लिए दिया गया है। कुछ और प्राइज़ हैं, जैसे गांधी पीस प्राइज़ है। तो गांधी पीस प्राइज़ 2020 का बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, फाउंडर ऑफ बांग्लादेश हैं, जो शेख हसीना के पिता थे, जिनकी एसेसिनेशन हो गया था, तो इनको दिया गया है। इसी तरह जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल अवार्ड है डिसआर्मामेंट का, 2019 का मिला था, यूके के ब्रॉडकास्टर हैं सर डेविड एटनब्रो, उनको मिला था। कलिंग अवार्ड, इसी तरह ज्ञानपीठ पुरस्कार आप देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मूर्ति देवी अवार्ड है, सरस्वती है, व्यास सम्मान, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, ये सब आप देख लीजिएगा, ये तो काइंड ऑफ देखना ही पड़ेगा। बुकर अवार्ड है, इंटरनेशनल महान बुकर है, इंदिरा गांधी एनवायरनमेंट पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, तो ये सब आप देख लेंगे। पुलित्ज़र है, मिस अर्थ, मिस यूनिवर्स। इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, इन अवार्ड्स को देखते समय वर्ष देखेंगे किस वर्ष का मिला है, क्योंकि कई बार आपने पढ़ा, मान लीजिए कि मिस यूनिवर्स साउथ अफ्रीका की जो जॉजी बिनी हैं उनको दिया गया है, लेकिन ये 2019 का दिया गया। अगर उसने पूछ लिया 2018 का किसे दिया या 2020 का किसे दिया गया है, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है और जल्दबाजी में वही टिक लग जाता है। तो ये ईयर बहुत आवश्यक है देखना। मिस वर्ल्ड इम्पॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक इंडियन मूल की एक लड़की है, उसे दिया गया, जिसका नाम है टोनी एन सिंह, जो जमैका की हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब कोई इंडियन शामिल हो जाता है तो हमारे लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह कुछ और ये पुरस्कार है, इन्हें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के 2021। देखिए दादा साहब फाल्के के अवार्ड की 2 श्रेणियां हैं। 2021 का ये अवार्ड रजनीकांत को देने की अब अनाउंसमेंट किया गया है, लेकिन अलग अलग श्रेणियों में ये अवार्ड और भी कई आर्टिस्ट को मिला है। जैसे बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड पैरासाइट को मिला है, बेस्ट एक्टर का अक्षय कुमार को इनकी मूवी लक्ष्मी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का दीपिका पादुकोण को छापक म्यूजिक के लिए, बेस्ट सहायक अभिनेता का विक्रांत मैसी को, बेस्ट नेशनल फिल्म का तानाजी अनसंग वॉरियर को। अब देखें, बेस्ट इंटरनेशनल का पैरासाइट को, बेस्ट इंटरनेशनल मूवी का, और बेस्ट नेशनल मूवी का तानाजी को। ये कन्फ्यूजन इस तरह एग्जाम में बहुत होता है। बेस्ट डायरेक्टर का अनुराग बासु को, और ओवरऑल एक्टर का अवार्ड दिया गया रजनीकांत को इन ऑल कैटेगरी 2021 का। बाकी ये सब आप देख लें। दादा साहब फाल्के ये 2020 का है, हमने भी पढ़ा 2021 का। तो 2020 का किसे मिला था? ऋतिक रोशन को, उनकी मूवी सुपर 30 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्हें दिया गया था, दादा साहब फाल्के। तो ये एक मंच है, सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है इसको। तो बेस्ट फिल्म भी यही थी 2020 की, और बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड इन्हें मिला था। इसी कड़ी में, क्योंकि परंपरा अब ये बन रही है कमीशन के एग्ज़ाम में कि वो पिछले 1.5-2 साल, कई बार तो 2 साल से पीछे भी चला जाता है, वहाँ तक के पुरस्कारों के बारे में पूछ लेता है, घटनाओं के बारे में पूछ लेता है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 जो मिला था, ये अमिताभ बच्चन को मिला था। नेक्स्ट, गांधी नोबेल पीस प्राइज़। अभी देखिए, हमने गांधी पीस प्राइज़ की बात करी थी, जो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, जो बांग्लादेश के फाउंडर हैं। लेकिन एक और गांधी पीस प्राइज़ से मिलता हुआ प्राइज़ है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। तो गांधी नोबेल पीस प्राइज़, देखिए इस शेख मुजीबुर रहमान को मिला गांधी पीस प्राइज़, लेकिन गांधी नोबेल पीस प्राइज़ 2020 का दिया गया है गांधी पीस फाउंडेशन है नेपाल में। उन्होंने सागर यूनिवर्सिटी है एमपी की, वहाँ से एसोसिएटेड हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर से एसोसिएटेड हैं, भारत के राष्ट्रपति के ओएसडी भी रहे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, डॉक्टर कन्हैया लाल त्रिपाठी, उन्हें दिया गया गांधी नोबेल पीस प्राइज़ 2020।
तो हरि सिंह यूनिवर्सिटी है सागर में, उससे रिलेट रहे हैं डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, उन्हें दिया गया है। प्रेसिडेंट के ओएसडी भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पुरस्कार हैं यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी संस्थान के पुरस्कार हैं, तो हिंदी संस्थान के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्ता, इन्होंने ये दिए हैं। भारत भारती पुरस्कार मिला डॉक्टर सूर्यबाला को। लोहिया लिटरेरी अवार्ड दयानंद पांडे जी को। हिंदी गौरव अवार्ड तरुण विजय जी को। महात्मा गांधी लिटरेरी अवार्ड रामेश्वर प्रसाद मिश्र को। तो इस तरीके से ये अवार्ड्स हैं, इन्हें भी आप देख लेंगे। 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हुआ। गोवा में ही होता भी है, क्योंकि कई साल पहले से ये फिक्स कर दिया गया है कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ करेगा वो गोवा में ही हुआ करेगा, वो वहीं पर आयोजित होगा, और तब से वो लगातार गोवा में ही आयोजित हो भी रहा है। तो बेस्ट मूवी का अवार्ड इनटू द डार्कनेस को मिला है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड है, डेनमार्क की मूवी है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है। तो ये सब आप देख लीजिए, काइंड ऑफ फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो ये तो बाकी सब पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण हैं। और इसमें अभी एक चीज़ आप ये देखेंगे, अभी कल ही मौलाना वहीदुद्दीन जो है, इन्हें स्पिरिचुअलिटी का हेड माना जाता था, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 2021 का, तो इनकी डेथ हो गई है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, और इसको रिवाइज आप करें, और नोट्स आपको PDF के रूप में पूरा ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू।